नमस्कार। सीटेट के ईवीएस सेक्शन के एक नए चैप्टर में आपका स्वागत है। इस चैप्टर का टाइटल है जल, वायु, ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, मापन और गति। यहाँ हम फिजिक्स से कुछ टॉपिक्स देखेंगे जिससे 1 नंबर का प्रश्न हर बार सीटेट के ईवीएस सेक्शन में देखने को मिलता है। और पिछली बार भी एक प्रश्न इससे गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर से था, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको इसके नोट्स बनाने में आसानी हो। और इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले मैंने जल टॉपिक को कवर किया है और इसके बाद वायु टॉपिक को हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि वायुमंडल वाले सेक्शन में मैं आपको पहले इसको पढ़ा चुका हूँ। तो सबसे पहले जल से शुरुआत करेंगे, उसके बाद ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, मापन और गति की बात करेंगे। ये चैप्टर लंबा होने वाला है लेकिन इससे हर हाल में आपको इस पूरे चैप्टर से 2-3 प्रश्न देखने को मिलेंगे ज़रूर। तो चलिए शुरू करते हैं। जल, जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी के 3/4 भाग पर जल है। पृथ्वी का जो टोटल एरिया है वो 3/4 भाग पर जल ही जल है। यानी कि अगर हम परसेंटेज वाइज करें तो 71% के आसपास आपका जल है, बाकी का 29% के आसपास आपका थल है। देखिएगा, पृथ्वी के 2 गोलार्ध हैं, आप जानते ही हैं। पृथ्वी का ये ऊपर वाला गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध है ना, उत्तरी गोलार्ध है, और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है ना। तो उत्तरी गोलार्ध में जल कम है, स्थल ज़्यादा है। दक्षिणी गोलार्ध में जल ज़्यादा है, स्थल कम है। तो टोटल अगर पूरे पृथ्वी की अगर बात करें तो 71% पानी है और 29% के आसपास आपका स्थल है, यानी कि भूखंड है। तो यहाँ अगली देखिएगा क्या लिखा हुआ है। जो जलमंडल है उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि पृथ्वी पर जीवन है, पृथ्वी पर जीवन है। उसकी वजह क्या है कि पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए जलमंडल भी है, वायुमंडल भी है और स्थलमंडल भी है। तो जलमंडल को हम लोग हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। अब देखिएगा, पृथ्वी पर जल किससे प्राप्त होता है? जल चक्र द्वारा प्राप्त होता है, जल चक्र द्वारा प्राप्त होता है, वाटर साइकिल द्वारा प्राप्त होता है। अब आप एक बात समझिएगा, पृथ्वी पर जो जल है वो 2 तरह का है, या तो वो पीने योग्य है या वो पीने योग्य नहीं है। पृथ्वी पर जो जल है वो या तो पीने योग्य है या पीने योग्य नहीं है। अब यहाँ पे एक कंडीशन और है कि 97% जो पानी है वो पीने योग्य नहीं है और 3% पानी पीने योग्य है, जो कि मैं यहाँ आपको समझाऊंगा। 97% पानी खारा है, समुद्रों में है, खारे पानी की झीलों में है, और बाकी का जो 3% पानी है वो पीने योग्य है। पीने योग्य पानी कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? ग्लेशियर मिलेगा बर्फ़ के रूप में, पहाड़ों पर मिलेगा बर्फ़ के रूप में, ज़मीन के अंदर मिलेगा आपको ग्राउंड वाटर के रूप में, नदियों में, मीठे पानी की झीलों में। तो यहाँ जो पानी आप देखते हो, नदियों में देखते हो, या ज़मीन के अंदर जो हम समर इत्यादि के द्वारा निकालते हैं इसको, या आपके आसपास कोई झील ऐसी है जो मीठे पानी की है, या ग्लेशियर जितने भी हैं, या आप देखते हैं पहाड़ों पे बर्फ़ जमी हुई है, ये सब आपका 3% में आते हैं, जबकि 97% पानी आपका समुद्रों में और खारे पानी की झीलों में है। अब देखिएगा, जल चक्र का मतलब क्या है। जल चक्र का मतलब क्या है कि पानी, खारा पानी जो है वो समुद्रों में है और समुद्र का पानी भाप बन के ऊपर उड़ जाता है। जब सूरज की गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो समुद्र का पानी भाप बन के ऊपर उड़ जाता है। वो भाप क्या होती है? हवा के भाप, यानी कि मैं जलवाष्प कह सकता हूँ। जब पानी की फॉर्म चेंज हो जाती है, पानी चूँकि 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस बर्फ़ के रूप में, द्रव पानी के रूप में, गैस वाष्प के रूप में, जैसे हम जलवाष्प या भाप कह सकते हैं। तो ये जब जलवाष्प, समुद्र का पानी जब गर्म होकर जलवाष्प के रूप में चेंज होता है तो जलवाष्प ऊपर आ जाती है। ऊपर आने के बाद हवा के माध्यम से वो आती है किधर? स्थल खंड की ओर आती है, और स्थल खंड पे आने के बाद वो पहाड़ों से टकराती है, बारिश होती है। बारिश होती है तो पानी कैसा हो जाता है? चूँकि पानी को जब बॉयल करेंगे तो पानी का खारापन ख़त्म हो जाता है, आप सब जानते हैं। तो जो पानी समुद्र से भाप के रूप में ऊपर गया वो कैसा हो गया? शुद्ध हो गया, और वो हवा के माध्यम से स्थल खंड की ओर आया, जहाँ ज़मीन है वहाँ आया, पहाड़ों से टकरा कर बारिश हुई तो वो पानी शुद्ध हो गया। तो वो पानी दोबारा नदियों में आ गया, पहाड़ों पे बर्फबारी के रूप में आ गया, ज़मीन पे गिरा तो ज़मीन ने सोख लिया। उसके बाद हमने दोबारा उसको यूज़ किया, पहाड़ों से नदियों में आया, ये हमने ज़मीन से निकाला, यूज़ करा। यूज़ करने के बाद पानी नाली में चला गया, धीरे धीरे ये सब नाली, नदी इत्यादि में होते वापस समुद्र में पहुंच गया। तो जो पानी समुद्र से भाप के रूप में आया था, भाप बनी समुद्र से, बारिश हुई और वापस वो पानी फिर समुद्र में चला गया। तो फिर समुद्र से आया, फिर समुद्र में चला गया। तो ये क्या हो गया? जल चक्र हो गया, नहीं हो गया आपका? कि पानी समुद्र से आता है, भाप के रूप में बारिश होती है, बारिश पहाड़ों पे होगी तो बर्फ़ के रूप में होगी, ज़मीन पे होगी तो पानी के रूप में होगी, तो वो पानी ज़मीन सोख लेगी,
फिर हम दोबारा उसे बाहर निकाल लेंगे, या जो बर्फ़बारी पहाड़ों पर हुई है वो फिर नदियों में पानी बन के फिर आ जाएगा, और बाकी का हम जो पानी यूज़ कर रहे हैं वो नदी नालों इत्यादि के माध्यम से वापस कहाँ जा रहा है, समुद्र में जा रहा है, तो वापस समुद्र से फिर भाप बन के आ रहा है। तो ये क्या हो गया, वाटर साइकिल हो गया, नहीं हो गया। लेकिन यहाँ कंडीशन एक और है, वाटर पानी की समस्या क्यों है, वाटर प्रॉब्लम क्यों है दुनिया में। देखिएगा, जितना पानी दुनिया में आज से 100 साल पहले था, आज भी उतना ही पानी है। जितना पानी दुनिया में आज से 100 साल 1000 साल पहले था, उतना ही पानी आज भी है। लेकिन अंतर क्या है, अंतर ये है कि किसी समय पानी का जो परसेंटेज है कि इतने % पीने योग्य है, इतने % पीने योग्य नहीं है। तो किसी समय पीने योग्य पानी ज़्यादा था। आज जैसे कि मैंने आपसे कहा कि टोटल पानी में से 97% पीने योग्य नहीं है, 3% पीने योग्य है। और धीरे धीरे पीने योग्य पानी की मात्रा कम होती जा रही है, उसकी वजह है। यानी कि अगर आप थोड़ा सा ग्राफिक्स के मदद समझना चाहें तो ध्यान रखिएगा, जैसे हमारे पास 97% पानी पीने योग्य नहीं है और 3% पीने योग्य है। अब 97% समुद्रों में है और 3% हमारे पास ग्लेशियर में, नदी में या ज़मीन के अंदर है। जितनी बारिश हो रही है उससे ज़्यादा कहीं हम यूज़ करके उसको समुद्र में बहा देते हैं। यानी कि जल चक्र जो है वो बैलेंस करने के लिए है कि हमने जितना पानी यूज़ किया वो सब समुद्र में पहुंच गया, समुद्र से दोबारा भाप बनी, वापस वो बारिश के रूप में हमारे पास आ गया, हमने फिर उसको स्टोर कर लिया। अब हम कमी क्या कर रहे हैं कि जो पानी हमारे पास उपलब्ध है पीने का, हम उसे हद से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, या यूँ कहें बर्बाद कर रहे हैं। वो पानी, जितना बारिश से हमें पानी नहीं मिलता उससे ज़्यादा पानी हम कहीं बहा देते हैं। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे 3% वाला मामला कम होता जाएगा, इसीलिए पानी का संकट होगा। और अगर हम इस बारिश के पानी को सही से इस्तेमाल करें, ज़मीन में हम क्या करें, पॉलीथीन इत्यादि ना फेंकें, क्योंकि जब हम पॉलीथीन फेंकते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए किसी जगह पॉलीथीन हमने डाल दी है और बारिश हुई, तो पॉलीथीन उस बारिश के पानी को ज़मीन में जाने से रोकेगी। कुएँ सारे बंद कर दिए, तालाब सब बंद हो गए, घर घर में सबमर्सिबल पंप लग गई हैं। आपने देखा होगा लोग भैंसों को, बाइक को, सड़क को पानी से धो रहे हैं। आप कहो तो झगड़ा करने को तैयार हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, जो 3% है वो कम होता जा रहा है और समुद्रों में पानी बढ़ता जा रहा है। तो इससे क्या समस्या उत्पन्न हो रही है कि जो पानी पीने योग्य है उसका परसेंटेज कम होता जा रहा है और जो खारे पानी है उसका परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। यही जल समस्या है। तो हमें क्या करना चाहिए, जल को स्टोर करके रखना चाहिए, हमें कम से कम बहाना चाहिए। हमें कुछ ऐसी तकनीकी देखनी चाहिए जिससे कि पानी का जो परसेंटेज है, साफ़ पानी का जो परसेंटेज है वो कम ना हो। क्योंकि धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हम जंगलों को काट देते हैं, हम एसी यूज़ करते हैं जिससे गर्मी उत्पन्न होती है। तो क्या होगा, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो नदियों में पानी भी तेज़ी से जा रहा है और सारा पानी कहाँ जा रहा है, समुद्र में जा रहा है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, खारे पानी का परसेंटेज बढ़ रहा है और जो हमारा साफ़ पानी उसका परसेंटेज कम हो रहा है। तो इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। आशा करते हैं ये सब समझ में आया होगा। तो पृथ्वी पर पानी की प्राप्ति कैसे होती है, जल चक्र के माध्यम से होती है। तो टोटल पृथ्वी पर 71% क्या है, आपका जल है और 29% आपका थल है, या यूँ कहें 2/3 भाग पानी है और 1/3 भाग जमीन है। और पृथ्वी पर पानी की प्राप्ति कैसे होती है, जल चक्र के माध्यम से, कि समुद्रों का पानी जो कि खारा है, धूप की गर्मी से भाप बन के उड़ता है और हवा के माध्यम से वो जहाँ ज़मीन है वहाँ आ जाता है और टकरा कर बारिश होती है और वो पानी हमारी नदियों में आ जाता है। हमारी ज़मीन सोख लेती है। वो बारिश पहाड़ों पे होती है बर्फ़बारी के रूप में, तो पहाड़ों पे बर्फ़ जम जाती है और साल भर उनसे पानी निकल के नदियों में जाता रहता है। इसीलिए पृथ्वी पर पानी का संतुलन बना हुआ है। लेकिन पिछले कुछ 10, 20, 50 सालों में हमने पानी को बहुत तेज़ी से बर्बाद करना शुरू कर दिया है, इसलिए पानी का संकट है। अदरवाइज़ पानी जितना पृथ्वी पर आज से 1000 साल पहले था उतना ही आज है, उतना ही कल होगा। अंतर क्या आ जाएगा, साफ़ पानी का परसेंटेज कम होता जाएगा और खारे पानी का परसेंटेज बढ़ता जाएगा। आपने देखा होगा अपने इलाके में कि किसी समय 100 फीट के बोरिंग से आपका पानी आता था। जो सबमर्सिबल पंप होती थी वो 100 फीट पर काम करती थी, लेकिन अब 200 फीट पर भी काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है, यानी कि ज़मीन के अंदर जो पानी उसका लेवल नीचे जा रहा है। उसकी वजह क्या है कि जिस मात्रा में ज़मीन से हम पानी निकाल रहे हैं उस मात्रा में बारिश के द्वारा पानी ज़मीन में नहीं जा रहा। जबकि पहले क्या होता था, कुएँ होते थे, कुओं के अलावा
तालाब हुआ करते थे, तो बारिश का पानी आया तालाब में चला गया, तालाब से पानी रिस रिस के ज़मीन में चला जाएगा, तो पूरे साल पानी की मात्रा एक सी रहती थी। तो हम क्या कर रहे हैं, यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन ज़मीन को रिचार्ज नहीं कर रहे कुओं और तालाबों के माध्यम से, इसलिए कि जल की समस्या है। तो जल की प्रक्रिया आप समझ ही गए कि जलमंडल से पानी कहाँ पहुँचता है, वायुमंडल में, पानी भाप बन के उड़ गया। उसके बाद वायुमंडल से कहाँ पहुँचेगा, स्थलमंडल में आएगा बारिश के बाद, यानी कि पानी समुद्रों से कहाँ पहुँच गया, वायु में भाप बन के, वायु से बारिश होकर कहाँ जाएगा, ज़मीन पे, और ज़मीन से वापस बहकर कहाँ पहुँच जाएगा, समुद्रों में। तो यही क्या है, यही वाटर साइकिल है कि पानी समुद्रों से अर्थात जलमंडल से भाप बन के ऊपर उड़ा, वायुमंडल में पहुंच गया जलवाष्प के रूप में, फिर बारिश हुई तो वो पानी स्थलमंडल पे आ गया, वहाँ से बह के फिर कहाँ चला गया, आपका जलमंडल में चला गया। तो यही इसको वाटर साइकिल कहते हैं। जल का क्या महत्व है, सभी जीवों की आधारभूत जरूरत है। आप समझते हैं बिना पानी के सब कुछ बेकार है। मनुष्य के शरीर का 70% भी काहे से बना हुआ है, पानी से। हमारी बॉडी का 70% भाग किससे बना हुआ है, पानी से। मनुष्य के कार्यों में क्या क्या उपयोग है, खाना पकाना, कपड़े धोना, साफ सफाई आदि के लिए आवश्यक है। जैविक क्रियाओं, यह एक तो मनुष्य के नॉर्मल कार्य है, खाना बनाएगा तो पानी की आवश्यकता है, कपड़े धोएगा, साफ सफाई करेगा तो भी आवश्यकता है। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं, जैसे पाचन की क्रिया बिना पानी के असंभव है। उत्सर्जन की क्रिया, उत्सर्जन का मतलब है हमारे शरीर से हानिकारक पदार्थों का बाहर निकलना, पसीना निकलना, मलमूत्र निकलना, ये सब क्या उत्सर्जन की क्रिया हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं बिना पानी के मलमूत्र या पसीना बाहर निकल सकता है। तो जैविक क्रियाओं में पाचन की क्रिया के लिए आवश्यक है पानी। उत्सर्जन के लिए शरीर के तापमान का नियंत्रण भी जल के द्वारा होता है। आप देखते हैं ना, जब आपको गर्मी लगती है तो पसीना ज़्यादा आता है, तो पसीना इसीलिए आ रहा है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल हो सके। याद रखिएगा, पसीना आने का रीज़न यही है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या कर सके, वो कंट्रोल कर सके। तो ये जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। ये नॉर्मल रोज़मर्रा के कामों के लिए पानी की ज़रूरत है। पौधों को पानी की ज़रूरत है खाना बनाने के लिए, बिना पानी के भोजन नहीं बनेगा पौधों में। खनिजों का संवहन, खनिजों का संवहन का क्या मतलब है कि एक पौधा मिट्टी में गड़ा हुआ है और खनिजों की प्राप्ति कैसे से होगी, ज़मीन से होगी ना, मिट्टी से होगी। तो मिट्टी में जो खनिज हैं उन्हें कौन अवशोषित करेगा, जड़ें, और जड़ उन खनिजों को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाएंगी। तो बिना पानी के ये खनिज भी पौधे के अंदर संवहन अर्थात घूम नहीं सकते, इधर उधर नहीं जा सकते। तो खनिजों का अवशोषण तो जड़ कर लेगी, लेकिन खनिजों का अवशोषण मिट्टी से करने के बाद उस खनिज को पूरे पौधे में पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है, जल की है। बीजों का अंकुरण नहीं होगा, आपने देखा ही है कि जब तक नमी नहीं होगी तब तक किसी भी बीज में से अंकुर नहीं निकलेगा। तो पौधों के लिए भी आवश्यक है। बहुत से जीव जंतु पेड़ पौधे भी काय में रहते हैं, जल में रहते हैं। आपने देखा ही है, मछली इत्यादि बहुत सारे पौधे भी आपको पेड़ में मिले, इसमें पानी में मिलेंगे, और शैवाल इत्यादि सब पानी में मिलेंगे। यानी कि बहुत सारे जीव जंतुओं के लिए उनका आवास भी क्या है, जल है। कृषि के लिए पानी की आवश्यकता है, बिना पानी कृषि नहीं होगी। बिजली बनाने के लिए जल की आवश्यकता, आपने देखा होगा, जिसे हम क्या करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहते हैं। पनबिजली के ऊपर से पानी की धार गिरती है, टरबाइन घूमती और बिजली बन जाती है। यानी कि पानी की आवश्यकता मनुष्य के रोज़मर्रा के कार्यों में भी है, जैविक क्रियाओं में भी। मनुष्य की जैविक क्रियाओं में जैसे पाचन, उत्सर्जन, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पानी की आवश्यकता है। पौधों को आवश्यकता है पानी की। कुछ जीव जंतु पेड़ पौधे जल में रहते हैं, इसकी भी आवश्यकता है। और कृषि और बिजली बनाने के लिए भी जल की आवश्यकता है। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जल के 3 रूप हैं। जल तीनों रूपों में, ठोस रूप में बर्फ, द्रव रूप में पानी, और गैस रूप में क्या पाया जाता है, आपका जलवाष्प पाई जाती है। गैस रूप में क्या पाई जाती है, जलवाष्प, जिसे हम नमी कहते हैं और जिसे हम आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा है। तो आप देखते होंगे, आप फ्रिज से कोई बोतल निकालते हैं पानी की तो उसके चारों तरफ बूंदें जम जाती हैं, तो वो सब किसकी वजह से है, आर्द्रता की वजह से है। इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स में आपको फिजिक्स की उसमें पढ़ाऊँगा, चैप्टर में पढ़ाऊँगा। तो पानी के 3 रूप, ठोस बर्फ के रूप में, द्रव जल के रूप में, गैस जलवाष्प के रूप में। यानी कि जब समुद्रों इत्यादि उसमें पानी भाप बन के उड़ जाता है तो हवा में रहता है ना, क्योंकि गैस के रूप में है, और वायुमंडल में क्या है, हमारी गैस ही गैस है, तो वो पानी का तीसरा रूप है, जिसे हम जलवाष्प कहते हैं। तो पानी के 3 रूप, ठोस द्रव गैस। ठोस रूप में बर्फ के रूप में कहाँ मिलेगा, ग्लेशियर में मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, पर्वतों पर मिलेगा। द्रव के रूप में नदियों में मिलेगा, झीलों में मिलेगा, तालाबों और सागरों में मिलेगा। गैस के रूप में कहाँ पाया जाएगा पानी, वायुमंडल में, काय के रूप में, आर्द्रता या नमी के रूप में। जल के वितरण की अगर बात करें तो 71% जल होने के बावजूद भी जल की समस्या है। 71% जल है पृथ्वी पर, लेकिन फिर भी पानी की समस्या है, क्योंकि इसका वितरण असमान है।
क्योंकि इसका वितरण क्या है, असमान है। यानी कि जितना भी पानी है उसका 97% कैसा है, खारा। जितना भी पानी दुनिया में है, आप देख रहे हैं 2/3 हिस्सा पानी है, फिर भी पानी की समस्या। उसकी वजह क्या है कि 2/3 अर्थात 97% पानी के 97%, यानी कि पृथ्वी पर 2/3 भाग पानी है, उसके बावजूद भी पानी की समस्या। उसकी वजह क्या है कि जितना भी पानी है उसका 97% क्या है, खारा, पीने योग्य नहीं है। और जो 3% पानी जो पानी है मीठा, जो पीने योग्य है, उस 3% को अगर हम डिवाइड कर लें तो 3 में से 2% बर्फ़ के रूप में ग्लेशियर पे है और 1% काय में है भूमिगत, यानी ग्राउंड वाटर, नदियों के रूप में और झीलों के रूप में, जो मीठे पानी की झीलें हैं। यानी कि इस 3% में मान के चलिए कि 100 लीटर पानी है, पूरी दुनिया में 100 लीटर पानी है, ऐसा मान के चलिए आप। तो 100 लीटर में 97 लीटर तो कैसा हो गया, खारा, पीने योग्य नहीं। और 3 लीटर कैसा हो गया, पीने योग्य। उस 3 लीटर में भी 2 लीटर तो बर्फ़ के रूप में पड़ा हुआ है ग्लेशियर में, जो आसानी से हमको नहीं मिलेगा। और 1% में भी ज़मीन के अंदर है, नदियों में, झीलों इत्यादि में है। तो पानी तो बहुत है, 2/3 भाग पानी है पृथ्वी पर, लेकिन पानी की समस्या क्या है कि पानी का असमान वितरण है, कि इतना सारा पानी होने के बावजूद भी केवल 3% पानी पीने योग्य है और 97% आपका पीने योग्य नहीं है। अगर ये 50-50% होता तो शायद पानी की दिक्कत नहीं होती। पानी की दिक्कत अभी नहीं हो, लेकिन हम इंसानों के कर्म ऐसे हैं कि हम उस पानी को बर्बाद कर रहे हैं। मैं कभी कभी सुबह वॉक पे जाता हूँ तो यहाँ कॉलोनी में कुछ अंकल या आंटीज़ को देखता हूँ कि वो सुबह सुबह अपनी सड़क धो रहे होंगे और सड़क पर गोबर का टुकड़ा लगा हुआ है, तो वो समर के पाइप से उस पर निशाना लगाएंगे, निशानेबाज की तरह। और मतलब जब तक उस पानी को चलाएंगे, उसकी धार को चलाएंगे, जब तक वो गोबर हट ना जाए। मतलब वो ये नहीं कर सकते कि झाड़ू से साफ़ कर लें, बाल्टी से पानी डाल लें, और अगर आप कह दो तो फिर झगड़ा करने को तैयार हैं। मेरा मानना है कि सरकार को बहुत कड़ी जल नीति लानी चाहिए, वरना आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। क्योंकि पानी, हम जिस मात्रा में पानी बारिश से मिलता है उससे ज़्यादा कहीं बहा देते हैं, और फिर जो पानी मिलता भी है उसको हम स्टोर नहीं करते। बारिश हुई, पानी सब बह गया। ज़मीनें सब कंक्रीट की हो गई हैं, पहले कच्ची ज़मीन ज़्यादा थी तो पानी बारिश का चला जाता था ज़मीन में। कुएँ तालाब ज़्यादा थे तो उनमें भी पानी सोख लिया करती ज़मीन। अब कुएँ तालाब भी सब खत्म हो गए, ज़मीनें सब पक्की हो गई। और जहाँ कच्ची ज़मीनें हैं वहाँ आपने कहीं ना कहीं पॉलीथीन डाल रखी है, तो पॉलीथीन भी पानी को अंदर नहीं जाने दे रही। तो बहुत समस्याएँ हैं। तो क्या करना है हमें, ये सब चीज़ें हमें खुद समझनी होंगी। बहरहाल बात करते हैं जल के वितरण की। 71% पृथ्वी पर जल है, अर्थात पृथ्वी के 2/3 भाग पर पानी के बावजूद पानी की कमी है, क्योंकि वितरण कैसा है, असमान है। क्योंकि जितना भी पानी है उसका 97% खारा है, पीने योग्य नहीं है। और जितना भी आपका मीठा पानी है वो केवल 3% है। उसमें भी 3% में भी एक बड़ा हिस्सा बर्फ़ के रूप में ग्लेशियर पे है, और 1% जो पानी है 3% में वो भूमिगत नदियों और झीलों के रूप में है। अब बात करते हैं जल प्रदूषण की। तो जल प्रदूषण का मतलब है कि जल में ऐसे पदार्थों का मिल जाना जो जीव जंतुओं के लिए हानिकारक हो। जल प्रदूषण का मतलब है, वाटर पॉल्यूशन का मतलब है कि पानी में इस प्रकार के पदार्थों का मिल जाना जो जीव जंतुओं के जीवन के लिए हानिकारक और नुकसान पहुंचाए। तो ऐसे पदार्थों का पानी में मिल जाना जो जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाए जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण के कारण क्या है, घरों का कचरा और मलमूत्र। घरों का कचरा और मलमूत्र क्या है, हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं वो घूम फिर के कहीं ना कहीं पानी में मिक्स हो जाता है। कचरा है वो बह के पानी में चला जाएगा, या बहुत से लोग क्या करते हैं, कचरे को नदियों में, नहरों में डाल देते हैं। मलमूत्र नालों के माध्यम से निकल के जाता है, बाद में कहीं ना कहीं नाले क्या होते हैं आपके नदियों में मिक्स हो जाते हैं। आपने इस समय देखा होगा नमामि गंगे कार्यक्रम के दौरान बहुत सी जगह नालों को बंद किया गया है गंगा को साफ करने के लिए। तो जल प्रदूषण का एक बड़ा कारण क्या है, घरों से निकलने वाला कचरा, मलमूत्र। बहुत ज़्यादा खतरनाक एक रीज़न है उद्योगों, फैक्ट्रियों, कारखानों से निकला कचरा और रासायनिक मलबा इत्यादि। आप देखते हैं बहुत सारी फैक्ट्रियों से निकलने वाले कचरे और रासायनिक, उनके जो केमिकल्स वेस्ट निकलते हैं, रासायनिक अपशिष्ट निकलते हैं, उनको भी पानी में बहा दिया जाता है। ये भी जल प्रदूषण कारण है। खेतों में रासायनिक उर्वरक व कीटनाशकों का प्रयोग। अब आपने खेतों में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ किया है ना, खाद यूज़ करिए। खाद मैंने बताया 2 प्रकार की होती है, जैविक खाद और एक होता है रासायनिक उर्वरक। तो केमिकल फर्टिलाइज़र आपने यूज़ किया, कीटनाशक यूज़ किया। अब जब पानी आपने खेत में पानी लगाया, बारिश हुई, तो खेत ने जितना पानी सोखना था उतना सोख लिया। एक्स्ट्रा पानी खेत से निकल के बहेगा, सारे खेतों से निकल के बहेगा और अंततः किसी न किसी जल स्रोत में जाके मिल जाएगा। आपने खेत में खाद लगा दी, केमिकल खाद, और आपने खेत में कीटनाशक छिड़क दिया। ऐसे ही आपके आसपास सभी लोगों ने ऐसे ही किया होगा। बारिश हुई, आपने पानी लगाया,
पानी लगाते हैं जब खेत में सिंचाई से तो हम ज़्यादा पानी नहीं लगाते, उतना ही लगाते हैं जितनी ज़रूरत हो। लेकिन जब बारिश होती है और ज़्यादा बारिश होगी तो खेतों से पानी बह के जाता है और बह के आसपास किसी तालाब में, किसी बम्बे में, है ना, जैसे रजवाहा कहते हैं, किसी नहर में चला जाएगा तो वो केमिकल सब उसमें चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जल प्रदूषण हो जाएगा। तो खेतों में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के प्रयोग से भी जल प्रदूषण होता है। जल स्रोतों में मरे हुए जानवरों को फेंक देने से, आपने देखा हो गांव में क्या करते हैं या बहुत सी जगह ऐसा होता है कि मरे हुए जानवरों को पानी में फेंक देते हैं, उससे क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। कायदे में कोई जानवर अगर मर गया है तो उसकी डेड बॉडी को ज़मीन खोद के उसमें गाड़ देना चाहिए, जिससे कि अंदर ही अंदर वो डिकम्पोज हो जाए। लेकिन ज़्यादातर केस में क्या करते हैं कि गाँव के आसपास अगर कोई नहर इत्यादि जा रही है तो उसी में उस जानवर के शव को डाल देते हैं, तो वो भी क्या करेगा, उसमें भी क्या होगा, आपका जल प्रदूषण बढ़ेगा। तो ये सब आपके कारण थे। अब देखिएगा ये कारण वो थे जो जल प्रदूषण की वजह बनते हैं। अब देखेंगे नदियों का प्रदूषण स्तर कैसे मापते हैं, BOD से, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नदियों के जल प्रदूषण को नापते हैं किससे, BOD से, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा BOD होगा उतना ही पानी खराब होगा। जितना ज़्यादा BOD होगा, ज़्यादा BOD होने का मतलब है कि पानी के बैक्टीरिया इत्यादि। देखिएगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या है, समझ लीजिएगा कि पानी के अंदर बहुत सारी गंदगी है, जैविक कचरा इत्यादि है, उस कचरे को उस पानी के बैक्टीरिया ख़त्म कर रहे हैं। पानी में अपने आप बैक्टीरिया होते हैं, वो उस कचरे को धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं और ख़त्म करने के लिए उन बैक्टीरिया को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इसीलिए कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। पानी में ज़्यादा कचरा होगा, ज़्यादा गंदगी होगी तो पानी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस तरह से पता लग जाएगा कि जितना ज़्यादा पानी का BOD होगा, अगर BOD 1 और 2 के बीच है तो पानी बिल्कुल सही है, ओके है। अगर 5 तक भी BOD है तो पानी साफ़ है, बढ़िया, ज़्यादा गंदगी नहीं है, पीने योग्य है। लेकिन जैसे जैसे BOD का लेवल बढ़ता है तो उस लेवल के बढ़ने से पानी की शुद्धता भी कम होती जाती है और पानी प्रदूषण वाला हो जाता है। जब मैं आपको कोर EVS पढ़ाऊँगा, जो बड़े एग्ज़ाम्स के लिए आपके लोअर PCS, SSC इत्यादि के लिए जब हम पर्यावरण अध्ययन करते हैं, तब मैं आपको बायोकेमिकल ऑक्सीजन, BOD, COD, OD, इन सब के बारे में टेक्निकल एस्पेक्ट इनके पढ़ाऊँगा। लेकिन अभी चूँकि CTET का EVS सेक्शन है तो आप इतना समझ के चलिए कि BOD का स्तर जितना ज़्यादा होगा पानी उतना ही ज़्यादा प्रदूषण वाला होगा। और BOD की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसके अलावा BOD 5 एक टर्म आप सुनते हैं, BOD 5 का मतलब है कि किसी भी नदी के प्रदूषण की जांच करने के लिए ये टेस्टिंग जो होती है 5 दिन तक की जाती है, लगातार 5 दिन तक देखा जाता है कि BOD कितना है। और इसके लिए बोतल्स आती हैं, स्पेशल बोतल होती हैं, उन बोतल्स के ऊपर एक तरह का एक गुब्बारे जैसा एक यंत्र लगा होता है, उसके माध्यम से ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को पता लगाते हैं। आप नेट पे चाहें तो चेक कर सकते हैं। बहरहाल आपको समझना है कि BOD से नदी के प्रदूषण स्तर की जांच होती है, पहला पॉइंट। BOD की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये आपको याद रखनी चाहिए कि BOD का स्तर जितना ज़्यादा होगा पानी का प्रदूषण स्तर उतना ही ज़्यादा होगा। BOD जितना कम होगा पानी उतना ही ज़्यादा साफ होगा। प्रदूषण से क्या क्या हानियाँ होती हैं, ठीक है ना। तो अगर जल प्रदूषित है तो ऐसे रोग हो जाएंगे जो पानी से होते हैं, पेचिश, डायरिया, टाइफाइड, पीलिया, हैजा, ये सब वो रोग हैं जो प्रदूषित जल से होते हैं। ये मैं आपको रोगों वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ ऐसे रोग हैं जो विशेष रूप से जल प्रदूषण के माध्यम से होते हैं। इन रोगों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रोग किस वजह से हो रहा है। तो पहला रोग है मिनीमाता या मिनीमाटा। ये किस वजह से होता है, पानी में पारे के घुल जाने से होता है। मिनीमाता रोग पानी में पारे के घुल जाने से होता है। इसके बैकग्राउंड की बात करें तो 1932 और 1940 के आसपास जापान में एक कंपनी थी चिशो कॉरपोरेशन ने क्या किया, उसने अपनी कंपनी के केमिकल वेस्ट को, जापान में एक खाड़ी है मिनीमाता की खाड़ी, एक समुद्र है, समुद्र को खाड़ी कहते हैं, आप समझते होंगे। तो उस खाड़ी में उस अपने केमिकल वेस्ट को कंटेमिनेट कर दिया, यानी कि अपने फैक्ट्री से निकले हुए केमिकल कचरे को उसने मिनीमाता की खाड़ी में डिप्लॉय कर दिया, डाल दिया। वहाँ उस खाड़ी में जो मछलियाँ थीं उन मछलियों ने वो पारा निगल लिया, उन्हें तो लगा ये कोई भोजन है। फिर उन मछलियों को उस आसपास के लोगों ने खा लिया, यानी कि उस कंपनी ने, जिसका नाम बता रहा हूँ चिशो कॉरपोरेशन, उसने अपनी कंपनी से निकलने वाले केमिकल वेस्ट को कंटेमिनेट किया, पानी में डिप्लॉय कर दिया, डाल दिया। उस केमिकल वेस्ट को
मछलियाँ खा गई, उसमें पारा भी खा गई। फिर उन मछलियों को वहाँ के आसपास के लोगों ने शिकार के माध्यम से पकड़ा और वो खा गए, तो पारा उनकी बॉडी में चला गया। तो उसकी वजह से कौन सा रोग हो गया? मिनीमाता रोग हो गया, याद रखिएगा। एक रोग होता है इटाई, ये कैडमियम धातु के घुल जाने से होता है। कैडमियम धातु के पानी में घुल जाने से होता है और इससे त्वचा और फेफड़े का कैंसर हो जाता है। ब्लैक फुट पानी में आर्सेनिक के घुलने से होता है। पानी में अगर आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा है, जो कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में है, आप अपने आसपास पानी चेक कराते रहें कि पानी में आर्सेनिक का लेवल क्या है। तो पानी में आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा होती है तो ब्लैक फुट रोग हो जाता है, जिसमें त्वचा इत्यादि का कैंसर, इसमें भी कैंसर हो जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये किसकी वजह से होता है? नाइट्रेट की वजह से होता है। नाइट्रेट की वजह से देखिएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम दो तरह से होता है। अगर किसी भी बच्चे के हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, बचपन से ही बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे के हार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से उसका ब्लड फिल्टर नहीं हो पा रहा, और फिल्टर नहीं हो पा रहा तो उसकी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही। तो उसका शरीर क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी से नीला पड़ जाता है, उसे भी ब्लू बेबी कहते हैं। और अगर पानी में नाइट्रेट ज़्यादा है, मान लीजिए बच्चा है छोटा सा, सही है, उसका जन्म सही हुआ, उसके हाथ पैर बॉडी के सारे ऑर्गन सही काम कर रहे हैं, लेकिन अब उसे जो पानी पिलाया जाता है उस पानी में नाइट्रेट है, उस पानी में क्या मिला हुआ है? नाइट्रेट। तो ये बॉडी में जाने के बाद क्या करता है? हीमोग्लोबिन की मात्रा कम कर देता है, और इस वजह से बॉडी में ऑक्सीजन कम पहुंचती, तब भी बच्चा नीला पड़ जाता है। तो याद रखिएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? नाइट्रेट अगर पानी में घुला हुआ हो तो आपने देखा कौन कौन सी तत्वों की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं, जल प्रदूषण से क्या हानियां हैं, क्या क्या कारण हैं, जल प्रदूषण का मतलब क्या है, पानी का वितरण कैसे है, बाकी सारी चीज़ें आपने देखी। आशा करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। दूसरे सेक्शन में मैं इस वीडियो को इतना ही अपलोड करूंगा। इसके बाद वाले सेक्शन में जल प्रदूषण के बाद कुछ और जल से जुड़े टॉपिक हैं, उनको लूँगा, वो छोटा वीडियो होगा। तो दो वीडियो में आपका जल टॉपिक कवर हो जाएगा। अगले में वायु, चूँकि मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, वायुमंडल वाला चैप्टर आप देख सकते हैं, वो अपलोडेड है पहले से। अब मैं बात करूँगा उसके बाद ऊष्मा की बात करूँगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। थैंक यू।